और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में पिछले साल गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। बीती रात जैसे ही वो तिहाड़ जेल से बाहर निकले तो पार्टी कार्यकर्ताओं के हुजूम ने उन्हें घेर लिया। इस वजह से संजय सिंह को कार्यकर्ताओं से शांत रहने की अपील भी करनी पड़ी। जेल निकलकर संजय सिंह सीधे अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और उनकी पत्नी से मुलाकात की। वहां से वो पार्टी दफ्तर गए, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी दफ्तर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी पर जमकर बरसे। संजय सिंह ने दो टूक कहा कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जल्द ही बाहर निकलेंगे। लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के जश्न पर सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सारे साथी पूरी ईमानदारी के साथ बाहर निकलेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। हमारे नेता 100% ईमानदार हैं और उनको दबाने, डराने, झुकाने, लाठी चलाने, मुकदमे लिखने और जेल भेजने की कोशिशें बंद करो। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, उनके लड़ेंगे। हालांकि मिली बेल है, वो शराब घोटाले से रिहा नहीं हुए हैं, लेकिन उत्सव ऐसा मना रहे हैं लोग जैसे लगता है कि पूरे शराब कांड से बरी हो गए। शर्त के साथ उनको कोर्ट ने बेल दिया है, केस चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है। ऐसे में संजय सिंह ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से सीएम आवास पर मुलाकात की है। संजय सिंह ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। करीब 10 मिनट की मुलाकात के बाद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए रवाना हो गए। वो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी पहुंचे। वहां पर भी उन्होंने सिसोदिया की पत्नी के पैर छुए और जेल में बंद मनीष सिसोदिया के बारे में बात। और संजय सिंह के जेल से छूटने पर उनकी पत्नी ने खुशी तो जताई, मगर यह भी साफ किया कि जब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन रिहा नहीं होते तब तक कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। अनीता जी, क्या कहना चाहेंगी? पहला रिएक्शन 6 महीने बाद घर पहुंचे हैं आपने, ये पूरा 6 महीने का क्या फर्क देखते हैं तब में और अब में? नहीं, 6 महीने में जैसे संजय जी नहीं थे तो घर में थोड़ा सा था, लेकिन जैसे वो बाहर आए, पहले वो बड़े भाई जो अरविंद जी है, जो पूरा दायित्व उन्होंने हम लोग के लिए संभाला, तो पहले हम सुनीता भाभी से मिले। फिर इसके बाद वो पार्टी ऑफिस गए। जो कार्यकर्ता निराश थे उनके अंदर ऊर्जा भरने का काम किया उन्होंने। आज भाषण सबने सुना और कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा हुई। फिर हम सीमा भाभी से मिलने गए, उनका भी हाल चाल लिए और इसके बाद हम अपने घर पे आए। घर पे भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे, जो कि एक उम्मीद जगी है कि हमारे एक बहुत बड़े मतलब एक लीडर आ गया है जो कि हम लोग को गाइड कर सकता है। अब किस तरह से 6 महीने बाद आए हैं तो किस तरह से उनका आप स्वागत करेंगे? क्योंकि परिवार में सब लोग हैं, एक लंबा टाइम जेल में उन्होंने बिताया। नहीं, स्वागत नहीं, बस एक जैसे स्वागत का समय नहीं है। और जब तक हमारे 3 भाई हैं अभी जेल में हैं, अरविंद जी, मनीष जी और सत्येंद्र जी, जब तक वो बाहर नहीं आते तो कोई मतलब स्वागत नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो संजय सिंह के जेल जाने के बाद अपने बाल और दाढ़ी ना कटवाने की कसम खाने वाले उनके साथी अजीत सिंह भी अब अपनी कसम तोड़ने को तैयार हो गए हैं, राजी हो गए हैं। आपकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दाढ़ी नहीं कटवाई जिस दिन से वो अरेस्ट हुए हैं, क्या ये सही है? सही है। मतलब हमने सोचा कि जिस तरीके से उनको सताया जा रहा है एक बेगुनाह को जेल में डालकर, तो हमने सोचा जो वो महसूस कर रहे हैं वो हम भी महसूस करें। ना मैंने कभी दाढ़ी रखी, ना कभी बड़े बाल रखे, तो मैंने सोचा कि एक जेल उनके लिए, एक जेल मेरे लिए, तो बराबर सा हो जाएगा। एक प्राण उसी दिन ले लिया था जब पहले दिन अरेस्ट किया था। कितनी मुश्किल आपको हुई और ये पूरा सफ़र कैसे रहा? क्योंकि हम देखते थे कि जब भी कोर्ट का आना जाना हो या तमाम जो सारी चीज़ें हैं उसमें भी आप बाद में दिखाई देते थे। मुश्किलें तो हैं, अब
संजय भैया बाहर रहते हैं तो हज़ारों लोगों के काम कर पाते हैं। अब जब लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई ये काम कराना, वो काम कराना है, फिर भी हम कोशिश करते हैं काम कराने की, मगर जब वो साथ रहेंगे तो जल्दी जल्दी काम होते हैं। बहुत सारी मुश्किलें हैं कि एक भाई का साथ हर रोज़ 24 घंटे साथ रहना, वो आपके साथ नहीं है, 6 महीने उनके बिना बिताना, तो ये मुश्किल की बात है। कसम खा के कह सकता हूँ कि उन जैसे ईमानदार आदमी शायद ही कोई हो। मैं उनके साथ रहता हूँ 24 घंटे, मैं जानता हूँ 1 रुपये का भी कोई ये बात कही थी कि कोई रिकवरी नहीं हुई है, ये कोर्ट ने भी कहा। जब ये बात सुनी आपने तो उस वक्त आपको लगा कि कोर्ट ने सच का साथ दिया और झूठ को नकार दिया। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। केरल में लोकसभा चुनाव के लिए एसडीपी यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को समर्थन देने के ऐलान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। इसे लेकर अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कर्नाटक के कलबुर्गी में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी कांग्रेस पर इसलिए हमलावर हो गई क्योंकि एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पॉलिटिकल विंग है और उसी ने लोकसभा चुनाव के लिए केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के इस ऐलान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। एक रोज पहले कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगा दिया। एसडीपीआई का सपोर्ट लेने का मतलब ही होता है कि आप भारत की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं करते। कलबुर्गी में अपने रोड शो के दौरान अमित शाह ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का भी जिक्र किया, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस ब्लास्ट के तार पीएफआई से भी जुड़े हो सकते हैं। हालांकि एसडीपीआई के समर्थन देने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने इस पर सफाई दी। कांग्रेस की तरफ से यह साफ किया गया कि एसडीपीआई के साथ न तो कोई चर्चा हुई और न ही किसी तरह का कोई समझौता हुआ। कांग्रेस ने दलील दी कि पिछले लोकसभा चुनाव में एसडीपीआई से समर्थन नहीं मिलने के बाद भी केरल की 20 में 19 सीटें उसने जीती थी। कांग्रेस समर्थन देने के लिए ही पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई ने केरल की एक भी सीट पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि देश भर में उसने 18 उम्मीदवार उतारे हैं। 2006 में बने पीएफआई पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर लोगों की हत्या करवाने के आरोप लगते रहे हैं। इसी वजह से सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि पीएफआई पर कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाने के आरोप लगे थे। यही नहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम और राजस्थान में तो इस संगठन के लोगों के मार्च पास्ट करने के कुछ वीडियो भी सामने आए थे। उन वीडियो में पीएफआई के कार्यकर्ता बाकायदा वर्दी पहनकर सड़क पर मार्च निकालते नजर आए थे। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में एक छोटा बच्चा पीएफआई के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दिया था। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया था कि पीएफआई कुछ और नहीं बल्कि प्रतिबंधित संगठन सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही नया रूप है। वजह यह थी कि क्योंकि पीएफआई को खड़ा करने वाले ज्यादातर लोग सिमी से ही थे। हालांकि पीएफआई खुद को दलितों और मुसलमानों के हक में लड़ने वाला संगठन बताता है। जानकारी के मुताबिक पीएफआई ने 2009 में चुनाव लड़ने के लिए एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया था। एसडीपीआई नेशनल पार्टी होने का दावा करती है। हालांकि उत्तर भारत में वजूद नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत के 2 राज्यों केरल और कर्नाटक में इसकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने ऐसी दलीलें दी हैं जिससे आम आदमी पार्टी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। पहली बार ईडी ने अदालत में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी के तौर पर देखने पर जोर दिया है और उसके मुखिया होने के नाते केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ईडी के वकील एसवी राजू ने अदालत में दलील दी है कि आम आदमी पार्टी भले ही सीधे तौर पर एक कंपनी नहीं है, मगर वो एक राजनीतिक दल है जो कि लोगों का समूह है। ऐसे में वो कंपनी के ही दायरे में आती है और अरविंद केजरीवाल उसके राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर सभी फैसले लेते हैं। ईडी का यह भी दावा है कि दिल्ली की नई शराब नीति की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का कानून किसी कंपनी पर लगता है, पर ईडी ने कोर्ट में आम आदमी पार्टी को कंपनी बताकर उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। तो लगातार जो ईडी की तरफ से दी गई है उसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन जो दलीलें यहां पर दी गई हैं ईडी की तरफ से, उसके बाद से आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मुश्किलों में गिरती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक दल होने के नाते आम आदमी पार्टी एक कंपनी के ही दायरे में आती है। इस तरीके से मजबूत दलीलें जो हैं वो ईडी की तरफ से कोर्ट में रखी गई।
थोड़ा मनी ट्रेल भी नहीं मिला है अभी। मनी ट्रेल तो मिला है। आपने ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी कुछ और लोगों को आरोपी बनाने के लिए वो भी बनाएंगे। वो तो अगर मिले तो बनाएंगे ना, अगर मिले तो हम छोड़ेंगे थोड़ी ना। और ईडी की इन दलीलों को आम आदमी पार्टी ने झूठा करार दिया है तो बीजेपी ने तुरंत उसे घेर लिया। अरविंद केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, उनके इंडिविजुअल के खिलाफ भी, और आम आदमी पार्टी जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स की एक इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई पार्टनरशिप हो, उसी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी सेक्शन जो 70 है पीएमएलए का किया गया है। सारे आरोप झूठे हैं, सारे आरोप झूठे साबित होंगे। संजय सिंह की बेल ये दिखाती है कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। इधर देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए। वो बीते 33 साल से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। 91 साल के मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे, लेकिन 33 साल की लंबी पारी के बाद वो राज्यसभा से रिटायर हो गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज्यसभा से होने पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में उन्होंने मनमोहन सिंह के रिटायरमेंट को एक युग का अंत बताया। लेकिन बेहद सरल और शांत स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई लोगों ने राजनीति के लिए अनफिट बताया था। एक अर्थशास्त्री और बेहद सुलझे हुए मनमोहन सिंह सियासत के दांव पेच में उतर नहीं थे जितना किसी नेता को होना चाहिए था। कांग्रेस ने 1991 से लगातार उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाकर संसद भेजा, लेकिन साल 1999 में जब लोकसभा चुनावों का ऐलान हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया था। चुनाव में मनमोहन सिंह को करारी हार मिली थी। 1991 में कांग्रेस ने दक्षिणी दिल्ली से डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रत्याशी बनाया था। कहते हैं कि उस वक्त मनमोहन सिंह को भी लगा था कि चुनावी राजनीति में उतरने का सही मौका है। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली सीट पर कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान ही मनमोहन सिंह की जीत के दावे भी कर दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय कुमार मल्होत्रा ने बाजी पलट दी थी। विजय कुमार मल्होत्रा की गिनती उस वक्त के दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेताओं में होती थी और उनके साथ लोकसभा की चुनावी टक्कर में डॉक्टर मनमोहन सिंह बुरी तरह हार गए थे। उस चुनाव में विजय कुमार मल्होत्रा को 2,61,230 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2,31,231 वोट ही मिल सके थे। यानी करीब 30,000 वोट से विजय कुमार मल्होत्रा ने मनमोहन सिंह को हरा दिया था। चुनाव हारने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को धक्का लगा था। उनको लगने लगा था कि उनका चुनावी सफर शुरू होने के साथ ही खत्म हो गया। उस लोकसभा चुनाव में हार के बाद मनमोहन सिंह ने फिर कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इसके बाद वो लगातार 33 साल तक राज्यसभा से संसद पहुंचते रहे। उस चुनाव में मनमोहन सिंह की हार की चर्चा देश में हुई थी। मनमोहन सिंह से जुड़ा एक और किस्सा भी उस वक्त के अखबारों में सुर्खियों में आया था। ये किस्सा उनके चुनावी खर्च से जुड़ा था। उस वक्त के मुताबिक 1999 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी से 20 लाख रुपए मिले थे, लेकिन प्रचार, रैली और दूसरे चुनावी खर्च के लिए ये रकम नाकाफी थी। उस वक्त के अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मनमोहन सिंह को पार्टी से मिले पैसों से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई थी। और बताया जाता है कि उस वक्त कुछ कारोबारी उनको चंदा तैयार भी थे, लेकिन तब के मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनमोहन सिंह ने अपने उसूलों की वजह से चंदा लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा था, उन पर चुनावी खर्च को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि इसके बाद ने कुछ चंदा इकट्ठा किया और दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर उन्हीं पैसों से मनमोहन सिंह के चुनाव प्रचार में तेजी आई थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें चुनाव में हार मिली थी। उस वक्त के अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव के बाद चंदे से इकट्ठा करीब 7 लाख रुपए मनमोहन सिंह के पास बच गए थे। बताया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन 7 लाख रुपयों को कांग्रेस पार्टी को लौटा दिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के जमुई में लोकसभा के लिए प्रचार का आगाज करेंगे। एनडीए गठबंधन के तहत एलजेपी यानी कि रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती के समर्थन में रैली को यहां पर संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। मौजूदा वक्त में चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और जमुई में लोकसभा चुनावों के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, यानी कि चुनाव प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचते हैं और यहां से तमाम उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। चुनाव प्रचार का आज से यहां से आगाज होने जा रहा है और जमुई में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम जनसभा होने जा रही है। तो आपको बता दें 19 अप्रैल को जमुई में
वोटिंग होनी है, यानी कि पहले चरण में यहां पर वोटिंग होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अरुण भारती के लिए चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और आज की जनसभा अपने आप में अहम रहने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आएंगे। तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही है और ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में अहम माना जा रहा है।